अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और हमेशा की तरह सिर्फ पंजाब बोर्ड एफएससी को कवर नहीं करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि सारे बोर्ड्स कवर हों और एंट्री टेस्ट का पोर्शन भी इसमें कवर हो। तो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो श्रीमान महोदय सब बच्चे तवज्जो से देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है फाई ई। ये जो सिंबल है ये इस तरीके से आपने लिखना है, इसको बोलते हैं फाई और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई ई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बजाते खुद होता क्या है, तो हम कहते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया, यानी किसी भी सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास करती हैं उसे हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं थ्रू अ सरफेस एरिया। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ दो एरियाज़ हैं, एक ये है और एक ये है। अब अगर आप इस एरिया में देखें तो इस एरिया में 1 2 3 4 लाइनें पास कर रही हैं, जबकि इस एरिया में देखें तो 1 और 2 सिर्फ 2 लाइन्स पास कर रही हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो बी वाले सरफेस में जो फ्लक्स है वो मेरे पास 2 है, जबकि ए वाले सरफेस में या नीचे वाले सरफेस में अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँ तो बेटा वो फ्लक्स 4 है। इसका मतलब है मैं ये बोल सकता हूँ कि ऊपर वाले सरफेस में फ्लक्स कम है, जबकि नीचे वाले सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज़्यादा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसको महसूस होगी। तो बच्चे बड़ी इजीली जवाब दे सकते हैं कि इस वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड कम महसूस होगी और इस वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा महसूस होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कम हो जाती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि पहली बात तो ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया। किसी भी सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसे बोला करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर 2 लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स को 2 कह देंगे, और अगर 4 लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स को 4 कह देंगे। इसमें सिर्फ 2 लाइंस पास कर रही हैं तो इसका फ्लक्स कम है, इसमें से ज़्यादा लाइंस पास कर रही हैं तो इसका फ्लक्स ज़्यादा है, 4 है तो ज़्यादा है। और इसका फ्लक्स चूँकि कम है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी शिद्दत भी कम है, और इसका फ्लक्स चूँकि ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की शिद्दत भी ज़्यादा है। अब फर्दर मूव करते हैं, और ये बात जो मैंने यहाँ पर लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो बात मैंने आपको इस जगह पर समझाई भी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चूँकि कम है तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कम है, और इस जगह पर चूँकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख के हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को अगर आपने आगे लेकर चलना है ना, तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, दैट इज़ वेक्टर एरिया। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ वेक्टर एरिया। सबसे पहली बात याद रखें, वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर से। तो ए के ऊपर छोटा सा वेक्टर लगा दें तो ये बन जाता है एरिया वेक्टर। अब यहाँ बच्चे हो जाते हैं परेशान, वो कहते हैं सर एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो फिर एरिया वेक्टर कैसे बन गया। तो बेटा याद रखें, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक अदर सरफेस है, मैं कहता हूँ कि इस सरफेस की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो 4 मीटर है। ये मैंने सरफेस की लेंथ बना दी, और ये इसकी विड्थ है, तो मैं कहता हूँ कि इस सरफेस की विड्थ भी 4 मीटर है। तो 4 मीटर ही इस सरफेस की लेंथ है और 4 मीटर ही इस सरफेस की विड्थ है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इस सरफेस का सरफेस एरिया बताओ, तो आप कहेंगे बड़ा आसान है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 मीटर इंटू 4 मीटर। तो इसका जो सरफेस एरिया बेटा आएगा वो आएगा 16 मीटर स्क्वायर। अब ये काम तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर मैं इसी के ऊपर परपेंडिकुलर एक वेक्टर बना दूं, ये देखें मैंने अपने ही एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर एक वेक्टर बना दिया। अब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमारा सरफेस एरिया होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ये देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो याद रखिएगा दिस वेक्टर इज नाउन एज वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर मैं आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो मैंने अपने सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना होता है। और ये क्यों बनाना होता है, ताकि डायरेक्शन को शो किया जा सके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने में हेल्प की जा सके। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पास देखें ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खास डायरेक्शन है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का कोई मीनिंग निकालना है तो मुझे उसके पास एरिया को भी
वेक्टर जो है वो बनाना पड़ेगा। तो एरिया को वेक्टर बनाने के लिए हम वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें हम अपने सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर एक वेक्टर बनाते हैं जो कि हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसे बोलते हैं वेक्टर एरिया। और अगर मैं अपने इसी सरफेस को इस तरीके से टिल्ट करता हूँ तो अब मेरा वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में बनेगा, दिस विल बी माई वेक्टर एरिया। और अगर आप यहाँ पर भी इसका एंगल कैलकुलेट करें तो बेटा इस जगह पर भी आप देख सकते हैं ये एंगल बन रहा है, दैट इज़ अगेन 90 डिग्री। और अगर आप अपने वेक्टर एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तो ये तब भी परपेंडिकुलर ही बनेगा कुछ इस तरीके से। तो दिस विल बी योर एरिया वेक्टर। और अभी भी आप देखें तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ देखें एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो वेक्टर एरिया एक ऐसा एरिया है या एक ऐसा वेक्टर है जो हमने अपने सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर बनाया होता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम अपने सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर को वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे एरिया के बराबर होती है और डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, दैट इज नाउन एज अ वेक्टर एरिया। हम ये अगर मैंने इसको ऊपर बनाया तो मैं इसको नीचे भी बना सकता हूँ इस तरफ, अगर मैंने इसको राइट साइड पे बनाया तो लेफ्ट साइड पे भी बना सकता हूँ, और इसको भी ऐसे बना सकता हूँ। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें कोई कन्वेंशन नहीं है। आप इसको इधर को भी बना लें, इसको इधर को भी बना सकते हैं और इसको इधर को भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जहाँ मर्जी बनाएं। लेकिन नॉर्मली हम इसी तरीके से इसको इमेजिन करते हैं। बहरहाल फर्दर मूव करते हैं। अब जब हम वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट ही समझ चुके हैं तो फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अगर आप गौर करें बेटा तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसका सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बड़ा सरफेस एरिया लेता तो इसमें से फ्लक्स भी तो ज़्यादा होता ना। अभी देखो ये मैंने छोटा एरिया लिया हुआ है तो इसमें दो है, लेकिन अगर मैं इस जगह पर बड़ा सरफेस एरिया ले लेता ऐसे, तो अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 लाइनें गुजर रही हैं। यानी कि जो फ्लक्स है, एक तो ये कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है और दूसरा वो इसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, और डायरेक्शन देने के लिए हमने उसको वेक्टर एरिया बना दिया। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो बेटा अगर हम यहाँ पर फार्मूला बनाएं तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूले के अकॉर्डिंग डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की और वेक्टर एरिया की। अब आप लोगों ने वेक्टर्स वाले चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ी और डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है, ई डॉट ए इट इज़ डॉट प्रोडक्ट। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब भी होती है तो यहाँ पर हमारे पास आता है कॉस थीटा। तो ये देखें फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास आ गया ई ए कॉस थीटा। तो अगर आपने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आपको एंगल पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार पता होनी चाहिए और उसका वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, यानी सरफेस एरिया आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हों तो आप बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बच्चों आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर ये थीटा के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ये थीटा क्या है? दिस थीटा इज़ एक्चुअली द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान बेटा जी जो एंगल है उसको हमने यहाँ पर थीटा से शो किया हुआ है। आई होप सो कि यहाँ तक सारी बात आपको क्लियर हो चुकी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसके यूनिट्स के ऊपर बात करते हैं। बच्चे ये हमारे पास इसका फार्मूला है, यहाँ एंगल थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसका यूनिट हमने पढ़ लिया है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर मैं वेक्टर एरिया की बात करूं तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर आप गौर करें तो हमारे पास यूनिट बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो दिस विल बी द ऐसा यूनिट, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जैसे भी आप लिखना चाहें। ये हमारे पास एस आई यूनिट आ जाता है बच्चों फ्लक्स का। अब एस आई यूनिट आने के बाद हमें बेस यूनिट भी निकालना पड़ेगा ताकि हम इसकी डिमेंशंस को निकाल सकें। तो जब हम बेस यूनिट की बात करते हैं तो बेस यूनिट अब निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। यहाँ पर न्यूटन लिखा हुआ है और बेटा न्यूटन आपके पास बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ एक्चुअली द बेस यूनिट ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन की जगह यहाँ पर हमने लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी आपके पास लिखा हुआ है मीटर का स्क्वायर साथ, और साथ लिखा है पर कूलम। तो अब ये जो कूलम है ये अम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। तो अम्पेयर सेकंड पावर में मैं -1 लगा देता हूँ। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बनता है किलोग्राम
अब मीटर और मीटर स्क्वायर बन जाएगा मीटर क्यूब, 7 आएगा सेकंड की पावर -2, 7 आएगा एम्पेयर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1। यहाँ पर ये सेकंड की पावर -2 और ये सेकंड की पावर -1 सेकंड की पावर -3 बन जाएंगे। तो बेटा जी हमारे पास जो बेस यूनिट बनेगा दैट विल बी किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। तो दिस इज़ द बेस यूनिट बच्चों ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई बंदा बेस यूनिट पूछ ले तो दैट इज़ किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड पर एम्पेयर। और बेटा जी यहीं से आप इसकी डिमेंशंस भी निकाल सकते हैं। किलोग्राम की जगह आप लिख देंगे मैस, मीटर की जगह लिखेंगे लेंथ, उसका क्यूब है, फिर सेकंड की जगह लिखेंगे टाइम, उसकी पावर -3 है, और एम्पेयर की जगह ए ही लिखते हैं, उसकी पावर -1 है। तो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डायमेंशंस भी याद रखनी है बच्चों आपने, और इसका बेस यूनिट भी आपने याद रखना है। तो बेस यूनिट भी हमने पढ़ लिया है और उसकी डायमेंशंस भी जो है वो हमने निकाल के आपको दिखा दी हैं। अगर हम डिपेंडेंस की बात करें कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो जब हम डिपेंडेंस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर 3 फैक्टर्स अपॉन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स। सबसे पहली बात ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, कि किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, यानी इसके फार्मूले में E.A आता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया पे, यानी कि हमारे पास एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये एरिया पे डिपेंड करता है। और एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों उसी को तो हम सरफेस एरिया बोलते हैं, क्योंकि एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होता है। और एंगल पे डिपेंड करता है, और एंगल मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, एंड दैट एंगल इज नाउन एज थीटा। तो ये 3 चीज़ें हैं बेटा जिनके ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये याद रखनी है। और ये तीनों चीज़ें हमने बेसिकली फार्मूले से निकाली हैं, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लिखें तो वो हमारे पास आता है E.A cos थीटा। तो इस फार्मूले से वाज़ह नज़र आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, और एंगल थीटा पर डिपेंड करता है। डिपेंडेंस को लेके एक MCQ भी हमारे पास बनता है। MCQ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले देखें क्या फील्ड पे डिपेंड करता है, उसका जवाब है यस, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो फील्ड पे डिपेंड करता है। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पे भी डिपेंड करती है, मीडियम पे भी डिपेंड करती है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपके सामने लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला इन केस ऑफ मीडियम हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r डॉट Q/r स्क्वायर। ये क्यू हम कैपिटल लिख देते हैं, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये चार्ज पे भी डिपेंड करती है, मीडियम पे भी डिपेंड करती है। एप्सिलॉन r का मतलब होता है मीडियम और Q का मतलब होता है चार्ज। तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो एट लास्ट आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, एंड दैट इज डिस्टेंस। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आप चार्ज से कितना भी दूर चले जाएं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड डिस्टेंस के ऊपर नहीं करता। आई होप सो कि यहाँ तक आपको जो है वो सारी बात समझ आ चुकी होगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगली बात करते हैं। स्पेशल केसेस हैं कुछ, इसमें मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कब होगा। तो पहला केस है जी मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब क्या है कि कितनी लाइंस पास कर रही हैं किसी भी वेक्टर एरिया में से। तो अगर मैक्सिमम लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा ना। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो मेरा सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ये इस वक्त मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर पड़ा हुआ है। द सरफेस एरिया इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बेटा आपको पता है मुझे सरफेस एरिया तो लेना ही नहीं है, मुझे अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया लेना है। तो अगर आप गौर करें तवज्जो से तो ये बेटा जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और कन्वर्सली ये आपका वेक्टर एरिया। तो देखें दोनों में एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री है, दोनों आमने सामने हैं। इसका मतलब है मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर पैरेलल। और बेटा अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल थीटा कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। अच्छा अब इसी बात को हम अगर सरफेस एरिया की बात में बोल लें तो मैं बोलूँगा कि इसी सेम सिनेरियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया नहीं सरफेस एरिया
तो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया आर परपेंडिकुलर। लेकिन क्या मैं ये एंगल लूँगा? नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे एंगल लेना है वेक्टर एरिया के दरमियान। तो याद रखें कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल मैं कितना लूँगा? 0 डिग्री। सरफेस एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है, लेकिन मैं एंगल 90 नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे एंगल किसके अराउंड लेना है? वेक्टर एरिया के अराउंड लेना है। तो बहरहाल यहाँ पर अब हम फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आपने पढ़ा है EA cos थीटा। यहाँ पर एंगल हमारे पास 0 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे EA cos 0 डिग्री। और बेटा जी cos 0 डिग्री होता है 1, तो आपके पास 5E आएगा। EA cos 0 की जगह आ जाएगा 1। तो बेटा आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट विल कम आउट टू बी EA। ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, और इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। तो याद रखिएगा आपका मैक्सिमम फ्लक्स EA होता है, और वो कितने डिग्री एंगल पर होता है? 0 डिग्री। यानी जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल हैं, तो तब जो फ्लक्स होता है बच्चों वो मैक्सिमम होता है। आगे चलें, मिनिमम फ्लक्स कब होगा? तो मिनिमम फ्लक्स तब होगा जब कोई भी लाइन हमारे वेक्टर एरिया में से पास नहीं करेगी। तो देखें ये मेरा वेक्टर एरिया जो कि परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है सरफेस के, सरफेस एरिया ऐसे पड़ा हुआ है, और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है भला किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये देखें ना, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया में 90 डिग्री का एंगल है। अगर हम इसको ड्रॉ भी करें आपके लिए, तो देखिएगा कि हमारे पास ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑन दी अदर हैंड दिस इज़ द वेक्टर एरिया। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया इन दोनों के दरमियान एंगल ड्रॉ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया इन दोनों के दरमियान जो एंगल आता है बच्चों वो 90 डिग्री आता है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि अब कोई भी फील्ड लाइन नहीं पास कर रही, और कब पास नहीं कर रही? कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का मतलब है कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो अब आपने थीटा 0 डिग्री नहीं लेना, अब आपने थीटा लेना 90 डिग्री। हालांकि अभी भी आपका जो सरफेस एरिया वो ऑपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। तो बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया तो परपेंडिकुलर नहीं है, वो पैरेलल है। लेकिन आपको पता है हमें सरफेस एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक वेक्टर एरिया के साथ है। तो आपने वेक्टर एरिया को देखना है। अगर आप इस सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया को जब आप देखते हैं, ये आपका सरफेस एरिया है और ये उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है। तो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल है। लेकिन अगर आप इस वेक्टर एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री बनता है। तो अब 90 डिग्री का एंगल आप पुट करेंगे, यू विल टेक दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो तो आता ही होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है EA cos थीटा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos, और बेटा जी थीटा की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री। हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA, बेटा cos 90 0 होता है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट विल कम आउट टू बी 0। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड देखें कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया बच्चों, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली 0। सो आई होप सो कि आपको मिनिमम फ्लक्स वाली बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ये 0 आ गया तो इसका मतलब है मैं बोलूँगा कि हमारा जो फ्लक्स है वो मिनिमम है। तो याद रखिएगा मिनिमम फ्लक्स कितने एंगल पर होता है? 90 डिग्री का एंगल हो तो फ्लक्स मिनिमम होता है, और अगर हमारे पास 0 डिग्री का एंगल हो तो हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम होता है। सॉरी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब एरिया किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो, जैसे कि अगर ये मेरे पास एरिया पड़ा हुआ है और देखें ये अब थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, किसी एरिया पे इंक्लाइंड है, अब इसका जो वेक्टर एरिया बनेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, दिस विल बी द वेक्टर एरिया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये देखें यहाँ से यहाँ पर हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन एरिया जो है वो हमारे पास अलग है। अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों में देखूँ तो एंगल बन रहा है, और ये एंगल जो है ये आपके पास इस जगह पर बन रहा है, दिस एंगल, और इस एंगल को उसने नाम दिया हुआ है थीटा का। अब गौर करें तो इस जगह पर मेरे पास 2 हिस्से बन जाएंगे एरिया के। एक हिस्सा ये बनेगा जिसको मैं बोलूँगा A sin थीटा, और दूसरा हिस्सा बच्चों मेरे पास बनेगा ये वाला, दिस वन।
और इस एरिया के से को मैं नाम दूंगा ए कॉस थीटा, और मुझे वो चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। एक दफ़ा दोबारा समझ लें, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा एरिया है। अब दोनों में एंगल बन रहा है एंगल थीटा, तो एरिया के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक कंपोनेंट ये बनेगा ए साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस जगह पर बनेगा ये वाला, दिस विल बी ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और इधर को और कौन है, ए कॉस थीटा, तो हम ए कॉस थीटा लेंगे। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर डॉट एरिया का वेक्टर। अब एरिया का कौन सा वेक्टर है मुझे बताएं ज़रा। एरिया का वेक्टर जो है वो कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड ए, फिर आगे मैं लिखूँगा कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो वेक्टर था वो हमारे पास था ए कॉस थीटा वाला। तो यहाँ पर ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि ए जो है वो ए कॉस थीटा जो है वो हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ई। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सब बातें आप डॉट प्रोडक्ट में कर चुके हैं। ई मेरे पास क्या है, तो बच्चों मैं बोलूँगा ई मेरे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जबकि मैं बोलूँगा ए वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर की तरफ है। तो ये बातें याद रखिएगा कि हमारे पास ये ई ए कॉस थीटा असल में आया कैसे था। तो ये मैंने शो किया कि ई ए कॉस थीटा आया था ए कॉस थीटा की वजह से, और ए कॉस थीटा क्या था, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ई। बहरहाल आपने मैक्सिमम और मिनिमम का केस बस याद रखना है, इसमें आखिरी वाला केस इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। वेल मूविंग फॉरवर्ड, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इफ़ फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो मैक्सिमम फ्लक्स कितने एंगल थीटा पर होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कितने डिग्री पर होता है, जब दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है। तो बेटा आपका आंसर बन जाएगा अल्फा ऑप्शन, और इसको प्रूफ भी करना है आपने, तो आप इसको इस जगह पर प्रूफ भी कर सकते हैं। किस तरीके से प्रूफ करेंगे, आप लिखेंगे जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, मैं लिखूँगा ई ए कॉस 0 डिग्री, और फिर मैं लिखूँगा ई ए और कॉस 0 होता है 1। तो बेटा मेरे पास मैक्सिमम आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज़ ई ए। तो याद रखिएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई ए, और वो कितने डिग्री पर होती है, तो यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा 0 डिग्री पर होती है, इसलिए आपका आंसर बनेगा 0 डिग्री। तो ये एमसीक्यू बहुत ही आसान था। इसके अलावा एक और एमसीक्यू जो इसमें से पूछा जाता है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन एरिया विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन एंगल थीटा इज, यानी हाफ कब होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कब होगा, व्हेन विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो कैसे मालूम करना है, बहुत ही आसान काम है। आपसे पूछा गया है कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी आप लिख दें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आप सबको आता है, कॉस ई ए कॉस थीटा, बराबर में लिखें 1/2, और मैक्सिमम फ्लक्स अभी निकाला है, ये मैक्सिमम फ्लक्स क्या होता है, ई ए। तो मैक्सिमम फ्लक्स की जगह आप लिख दें जी ई ए। अब गौर करें तो इस जगह पर हमारे पास ये वाला ई ए इस ई ए से मर गया, तो हमारे पास जो कॉस थीटा है दैट विल बी इक्वल टू 1/2। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये कॉस थीटा इस जगह पर कॉस है, लेकिन उस जगह पर जाएगा तो कॉस इन्वर्स बन जाएगा, तो हमारे पास आएगा कॉस इन्वर्स 1/2। अब एफएससी वाले बच्चों के पास कैलकुलेटर है, लेकिन एंट्री टेस्ट वाले बच्चों को याद रखना है कि कॉस इन्वर्स ऑफ 1/2 60 डिग्री होता है। और याद रखने का तरीका क्या है, सोचें कॉस 60 डिग्री का आंसर क्या होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉस इन्वर्स ऑफ 1/2 कौन होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट कम्स आउट टू बी एंगल कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ किस एंगल के ऊपर होता है, तो बेटा याद रखिएगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ 60 डिग्री के एंगल पर होता है। आई होप सो कि ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।